दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स माइनर 1D का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि लोक वित्त की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। लोक वित्त क्या होता है, इसकी परिभाषा देना है, साथ में इसका क्या प्रकृति है, इसका क्या स्वरूप है और क्या क्षेत्र है, इसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। लोक वित्त का मतलब क्या होता है? लोक वित्त का मतलब वो होता है जो हमारा सरकार है वो पैसा कहाँ से इकट्ठा करता है, कहाँ से जमा करता है, चाहे वो टैक्स हो, ठीक है, चाहे किसी भी तरह से वो क्या करता है, शुल्क लगा करके जो पैसा जमा करता है अपने पास और फिर उसको जब खर्च करता है तो वो कहाँ पर खर्चा करता है, किस तरह से खर्चा करता है, ये जो पूरी प्रक्रिया का अध्ययन है उसी को लोक वित्त कहा जाता है। लोक वित्त के अंतर्गत ही इन सारी चीजों को अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो उसी को लोक वित्त कहा जाता है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। ये आपका इकोनॉमिक्स माइनर 1D का क्वेश्चन है। समझते हैं कि लोक वित्त का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि लोक वित्त का सीधा अर्थ है सरकार के धन का प्रबंधन, सरकार के जो पैसे हैं उसका प्रबंधन, उसी को लोक वित्त कहा जाता है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यानी सरकार का पैसा कहाँ से प्राप्त करती है, जो सरकार है वो पैसा कहाँ से प्राप्त करती है, चाहे वो कर से हो, शुल्क से आदि से हो, जहाँ से सरकार पैसों को प्राप्त करती है और उसे कहाँ तथा किस उद्देश्य से खर्च करती है, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया या फिर रक्षा आदि में। इन सभी बातों का अध्ययन लोक वित्त के लोक वित्त में किया जाता है, ठीक है। तो सरकार कहाँ से पैसा अर्जित करती है, सरकार कहाँ से पैसा लाता है और उसके बाद वो किन उद्देश्यों पर खर्च करती है, ठीक है, कौन से क्षेत्र में वो खर्च करती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र या फिर रक्षा का क्षेत्र हो, इन सब चीज़ों में कहाँ पर खर्च करती है, इन सभी बातों का जो अध्ययन करता है वो वित्त जो लोक वित्त होता है उसी में किया जाता है, उसी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग कि लोक वित्त की परिभाषा क्या होती है। लोक वित्त की परिभाषा को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि लोक वित्त वह विषय है जिनमें सरकार की आय, व्यय, ऋण और बजट का अध्ययन किया जाता है। लोक वित्त क्या है, तो एक ऐसा विषय है जिसमें सरकार का आय, आय का मतलब जहाँ से उन्होंने अर्जित किया, पैसा जहाँ से लाया, चाहे वो टैक्स लगा कर लिया हो, शुल्क लगा कर लिया या फिर जिस तरह से हमारे से पैसा सरकार के पास जाता है उसी को बोलते हैं आय। व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक है, तो सरकार कहाँ पर खर्च कर रही है, या फिर जो ऋण जिसको बोलते हैं कर्जा, और बजट का अध्ययन किया जाता है ताकि जनता का अधिकतम कल्याण किया जा सके, ठीक है। क्या कहा गया कि लोक वित्त वह विषय है जिसमें सरकार की आय का, व्यय का, ऋण का और बजट का अध्ययन किया जाता है ताकि जनता का अधिकतम कल्याण किया जा सके, उसी को लोक वित्त कहा जाता है। ये तो हमने कुछ अपनी तरफ से परिभाषा लिख लिया, लेकिन विद्वानों के द्वारा इसके बारे में क्या कहा जाता है। कहा जा रहा है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लोक वित्त को अपने तरीके से परिभाषित किया है। जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं वो लोक वित्त को अपने तरफ से क्या है तो परिभाषित करते हैं। पहले जो यहाँ पर अर्थशास्त्री आपको देखने को मिलते हैं वो है प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार। ये क्या कहते हैं लोक वित्त को लेकर के। इनके अनुसार कहा जा रहा है कि लोक वित्त का संबंध सार्वजनिक अधिकारियों की आय तथा व्यय से है और इनका एक दूसरे के साथ समायोजन करने से है। ये जो डाल्टन है ये क्या कहते हैं कि लोक वित्त का संबंध सार्वजनिक अधिकारियों की आय, जो सार्वजनिक अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उनकी आय तथा व्यय से है कि वहाँ पर पैसे जो इस तरह से कहाँ पर लाते हैं, वो लोग किस तरह से लाते हैं और कहाँ पर खर्चा करते हैं, और इनका एक दूसरे के साथ समायोजन करने से, ठीक है। ये कौन कहता है, तो डाल्टन कहते हैं। आगे इसमें जो दूसरे विद्वान हैं, जो दूसरे अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ, ये क्या कहते हैं लोकवित्त के बारे में। लोकवित्त वह जांच है जो राज्य या फिर समाज के राजस्व और व्यय की प्रकृति और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। मतलब सरकार कहाँ से पैसा ला रही है, कहाँ पर खर्चा करे, किन उद्देश्यों से खर्चा कर रही है और कौन से क्षेत्र में खर्चा कर रही है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि लोकवित्त एक जांच है, ठीक है, जो राज्य या फिर समाज के राजस्व और व्यय की प्रकृति और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। दूसरा यहाँ पर विद्वान है या फिर जो कह सकते हैं जो अर्थशास्त्री है वो है फिंडले सिराज के अनुसार। फिंडले सिराज के अनुसार लोकवित्त उन सिद्धांतों का अध्ययन है जिनके आधार पर सार्वजनिक अधिकारी संसाधनों को खर्च करते हैं और प्राप्त करते हैं। ये जो सिराज है ये क्या कहते हैं कि लोकवित्त उन सिद्धांतों का अध्ययन है जिनके आधार पर जो सार्वजनिक अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो उन संसाधनों को किस तरह से खर्च करते हैं और कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन सब बातों का वो अध्ययन करता है। तो हमने इसकी परिभाषा को समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि लोक वित्त की प्रकृति क्या होती है, लोक वित्त की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, इसका स्वरूप कैसा होता है। तो पहला जो इसका स्वरूप है वो है सामाजिक कल्याण पर आधारित। ये जो लोक वित्त है वो समाज के कल्याण पर आधारित होता है। लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों का विकास करना होता है। लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वो धन नहीं कमाना चाहता बल्कि वो समाज का कल्याण करना चाहता है, सभी वर्गों का कल्याण करना चाहता है, विकास करना चाहता है। सरकार अपनी आय और व्यय की नीतियों के माध्यम से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्गों की सहायता करती है।
जिससे सामाजिक समानता और संतुलन स्थापित हो सके। तो क्या कहा जा रहा है, इसका जो पहला प्रकृति है वो है सामाजिक कल्याण पर आधारित, मतलब जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर वर्ग, उसकी सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसका स्वरूप रहा है। दूसरा जो इसका स्वरूप है वो है सरकारी गतिविधियों से संबंधित। सरकारी गतिविधियों से संबंधित या केवल सरकार की आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कर लगाना, धन खर्च करना और ऋण लेना से जुड़ा होता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होती, इसलिए इसका दायरा पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित रहता है। तो सरकारी गतिविधियों से ये संबंधित होता है। जिसके पास प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट काम करता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ ये क्या करता है, तो केवल सरकार की आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कर लगाना क्या कर सकता है, तो ये कर लगा के पैसे अर्जित कर सकता है। जो धन उसके पास आया वो खर्च कर सकता है, ऋण ले सकता है, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों में ये शामिल नहीं होता, इसलिए इसका जो दायरा है वो पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। अगला इसका हम लोग स्वरूप या फिर प्रकृति देखेंगे वो है नीतिगत प्रकृति। नीतिगत प्रकृति, लोक वित्त के अंतर्गत सरकार विभिन्न आर्थिक नीतियां बनाती है। जो लोक वित्त है उसके अंतर्गत सरकार जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाती है, जैसे कि कर नीति और व्यय नीति, मतलब कहाँ से टैक्स लाया जा सकता है और कहाँ पर उसको खर्च किया जा सकता है। इन नीतियों के माध्यम से सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने का प्रयास करती है। क्या कहा जा रहा है कि इन नीतियों के माध्यम से जो सरकार नीति बनाती है, चाहे वो टैक्स लगाया जा गया हो जनता के ऊपर या फिर उनसे क्या है तो टैक्स वसूला गया हो। ठीक है, मतलब उनके ऊपर क्या है तो नीति बना करके उनके ऊपर पैसों को खर्च किया गया हो। तो इसके माध्यम से सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने का प्रयास करती है। अगला यहाँ पर हम लोग इसकी प्रकृति या फिर स्वरूप में देखेंगे वो है गतिशील प्रकृति। गतिशील प्रकृति, ठीक है, मतलब ये क्या है, समय के साथ बदलता रहता है। समय के साथ देश की आवश्यकताएं और परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए लोक वित्त की नीतियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए जो लोक वित्त की नीति है वो भी बदलता रहता है। तो ये भी क्या है, तो इसका प्रकृति है जो गतिशील प्रकृति या फिर परिवर्तनशील प्रकृति है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए नई योजनाएं, बजट में परिवर्तन और विकास कार्यक्रम समय समय पर लागू किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि जो नई योजनाएं हैं वो भी लाए जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, जिस तरह का जरूरत होता है उस तरह से योजनाएं लाई जाती हैं। बजट में परिवर्तन किया जाता है, कभी रक्षा में बजट लगाया जाता है, कभी शिक्षा में, कभी स्वास्थ्य में। विकास कार्यक्रम समय समय पर लागू किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, इसकी प्रकृति स्वरूप है। अगर इसका स्वरूप है वो है न्यायपूर्ण और नैतिक दृष्टिकोण। न्यायपूर्ण और नैतिक दृष्टिकोण, लोकवित्त में यह ध्यान रखा जाता है कि संसाधनों का वितरण समान और न्याय संगत हो। जो भी सरकार के पास संसाधन होता है उसका वितरण समान हो, सभी लोगों में क्या तो बराबर बटे और न्याय संगत हो, सभी को हिसाब से मिल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, कहा जा रहा है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे अमीर और गरीब के बीच असमानता कम हो सके और समाज में संतुलन बना रहे। सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाती है जिसके कारण क्या होगा, तो अमीर और गरीब के बीच में क्या है, समानता, जो असमानता है वो कम हो सके और समानता बना रह सके और समाज में संतुलन बना रह सके। ठीक है, तो इससे हमने कुछ लोक नीति की प्रकृति को समझ लिया। आगे हम देखते हैं कि लोक नीति का विषय क्षेत्र क्या है, फिर इसका क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। पहले जो इसका क्षेत्र वो है सार्वजनिक आय। ठीक है, सार्वजनिक आय, इसमें सरकार की आय के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। सरकार कहाँ से आय अर्जित करती है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कर, शुल्क, जुर्माना आदि। अब चालान अगर आपका कट जाता है तो पैसा कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है। जो आप टैक्स भरते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, उसमें पैसा कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या है, तो सरकार आय अर्जित करती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि कर प्रणाली किस प्रकार न्यायपूर्ण और प्रभावी बनाई जा सकती है। जो कर प्रणाली है, ऐसा तो नहीं है कि कर आप जबरदस्ती किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा देंगे, तो जो न्यायपूर्ण हो, जो प्रभावी हो, उस तरह से काम किया जाता है ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। ठीक है, दूसरा इसका क्षेत्र है वो है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, एक तो सार्वजनिक आय आपने समझ लिया, सार्वजनिक व्यय मतलब सभी के लिए खर्च करना। इसमें सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न खर्चों जैसे कि शिक्षा में, स्वास्थ्य, रक्षा, सड़क और विकास योजनाएं का अध्ययन किया जाता है कि सरकार ने कहाँ पर खर्चा किया। आपने पहले समझ लिया कि जो सरकार है उसने आय किस तरह से कमाया, सार्वजनिक आय किस तरह से कमाया और सार्वजनिक व्यय की किस उद्देश्य से और किस क्षेत्र में खर्च कर रही है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि इन खर्चों का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि जो सरकार के द्वारा खर्चा किया गया उसका, उन खर्चों का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव देखने को मिला। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका क्षेत्र देखेंगे वो है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण, ठीक है, जब सरकार की आय पर्याप्त नहीं होती तब ऋण लेनी पड़ती है। जब सरकार के पास आय पर्याप्त नहीं होता और उसको समाज का विकास करना है, समाज के लिए नीति लाना है, तो क्या करेगी, ऋण लेती है। इस भाग में यह अध्ययन किया जाता है कि ऋण कब और कितना लेना चाहिए तथा उसे किस प्रकार से ढंग से चुकाया जा सकता है
ताकि आर्थिक बोझ ना पड़े। ठीक है, सार्वजनिक ऋण का भी ये अध्ययन करता है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो वो ऋण ले सकता है, लेकिन इस भाग में ये अध्ययन किया जाता है कि ऋण कब और कितना लेना चाहिए, मतलब कितना सुरक्षित है और किस प्रकार से सही ढंग से उसको चुकाया जा सके, ताकि जो आर्थिक बोझ है वो देश के ऊपर ना पड़े। अगले इसमें हम लोग इसका क्षेत्र देखेंगे, वो है बजट, बजट से संबंधित। ठीक है, बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण होता है, मतलब एक साल में कितना उन्होंने कमाया और कितना खर्च करने का प्लान है। ठीक है, इसको बोलते हैं बजट। इसमें भविष्य की योजनाओं, आय के स्रोतों और खर्च के क्षेत्रों को स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, जिससे आर्थिक योजना बनाना आसान हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है, तो भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया जाता है कि 5,000 करोड़ शिक्षा में खर्च करेंगे, 10,000 करोड़ स्वास्थ्य में खर्च करेंगे, 50,000 करोड़ क्या करेंगे तो रक्षा में खर्च करेंगे। ठीक है, तो भविष्य की योजनाओं को तय किया जाता है, आय के स्रोतों को तय किया जाता है कि कहाँ से हमें फिर से राजस्व प्राप्त होगा, खर्च के क्षेत्रों को स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, जिससे आर्थिक योजना बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसका क्षेत्र है। लोक नीति जो आपका अगला इसका जो विषय क्षेत्र वो है वित्तीय प्रशासन। इसमें सरकारी धन के सही उपयोग, नियंत्रण और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो जो लोक वित्त है आपका, उसका जो छठा जो पांचवा जो आपका विषय क्षेत्र, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें सरकारी धन के सही उपयोग किए जाते हैं, नियंत्रण और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजनाएं सही तरीके से लागू हो और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग ना हो, और भ्रष्टाचार या फिर दुरुपयोग ना हो। क्योंकि जब पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है तो वो सारा पैसा क्या है, तो खर्च हो जाता है इधर उधर से भ्रष्टाचार में या फिर दुरुपयोग में खर्च हो जाता है। इसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सरकारी धन का सही उपयोग, नियंत्रण और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है कि सही तरह से उसका लागू हुआ कि नहीं, नियम जो लागू है तो वो सही से हुआ या फिर नहीं हुआ। वह सुनिश्चित किया जाता है कि योजनाएं सही तरीके से लागू हो और भ्रष्टाचार या फिर दुरुपयोग ना हो। अगला इसका विषय क्षेत्र वो है आर्थिक विकास और स्थिरता। आर्थिक विकास और स्थिरता कहा जा रहा है कि लोक वित्त का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र यह भी है कि सरकार किस प्रकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, रोजगार के अवसर बढ़ाती है और महंगाई को नियंत्रित करती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनती है। तो आर्थिक विकास और स्थिरता देखने का काम किसका है, तो लोक वित्त इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये इसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि आर्थिक विकास को देखना और स्थिरता को भी देखना। इस तरह से ना खर्च करते जाए कि देश में अस्थिरता फैल जाए, या फिर इस तरह से योजनाएं बिल्कुल ना बनाई जाए तब भी देश में अस्थिरता फैल जाएगा। तो दोनों को नियंत्रित करके ये चलता है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे कि लोक वित्त सरकार के आर्थिक कार्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो भी आर्थिक कार्य सरकार के, उसको समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है कौन, तो लोक वित्त। यह न केवल आय और व्यय का अध्ययन करता है, बल्कि समाज के समग्र विकास, समानता और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का था। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका 1D का क्वेश्चन था, माइनर 1D का ये क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह आपको आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम रात में इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। टाइम मिलेगा तो जल्दी से रात में अपलोड कर देंगे या फिर इसको सुबह अपलोड करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।